नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर 13 लगाने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जितने भी हैं भारत में, वहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है और यह जो है वो है इंदौर में है। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। और बाकी के मैं आपको और अपडेट करा दूँ, जैसे कि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर देखने को मिलता है, शिमला में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। और कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र आपको चिकमंगलूर कर्नाटक में। और रबर अनुसंधान केंद्र आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, केरला में होती है। तो वहीं पर जो है वो केरल में कोट्टयम कोट्टयम करके जगह है, वहाँ पर जो है वो रबर अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, यूपी में। यूपी में कहाँ पर, कानपुर में, ठीक है। तो जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं आपको सारे ही याद रखना है। और राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण अनाज वाली फसल कौन सी है। मक्का, ज्वार, जौ या बात की जाए आपको गेहूँ। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो अनाज होता है वो गेहूँ होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। वैसे तो आपको सोयाबीन भी देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। सोयाबीन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सो इसीलिए जो है वो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अनाज है वो आपको देखने को मिलेगा डी ऑप्शन, गेहूँ। दलहन भी मध्य प्रदेश में अधिक होती है। तो इन सबको आपको याद रखना है, जिन जिन फसलों में है, जो जहाँ पर जो जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है वो जल धारण इसकी क्षमता जो है वो अधिक होती है। और यह जो है वो अनाज के लिए काफ़ी अच्छी जो है वो फसल मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एमपीपीएससी और व्यापम के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आने वाली मध्य प्रदेश की पटवारी कैटेगरी में यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। एंड आपको यहाँ पर एमपीएसआई कैटेगरी में और जेल पहरी हो गया और बाकी अन्य जो मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस दोनों ही तरह की होती हैं। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कराया जाता है, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स हो गया और डाउट सेशन भी आपके लिमिटेड रहते हैं। लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो यहाँ पर आपको एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं और एमपीपीएससी का प्रीलिम हो गया, मेंस हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस होगी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जेल पहरी, पटवारी हो गया, तो इनके लिए आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मॉक टेस्ट अनलिमिटेड रहेंगे, एवरी सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, डाउट क्लियर सेशन आपके रहेंगे टॉप एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। और आपको एमपी के जितने भी एग्जाम उनके लिए आपको वेरियस कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। बेनिफिट क्या रहेगा, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर आपकी क्लास लाइव रहेगी, ओके। डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पर आप डाउट है जो भी है आपको लाइव क्लासेस में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड इंटरेक्शन आप पोल, कमेंट, क्यूज के माध्यम से कर पाओगे। एंड आपको वीडियो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे आप रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अभी फ़ायदा क्या रहेगा, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसमें आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके माध्यम से आप ऑडियो कॉल को कनेक्ट होके आप अपने एग्जाम से डाउट, एग्जाम डिस्कशन स्ट्रेटजी और जो भी आप अन्य चीज़ें पूछना चाहते हो एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर ऑडियो कॉल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप बात कर सकते हो जिस भी लैंग्वेज में प्रेफर करते हो। अभी मार्च में बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एमपीएससी प्रीलिम और मेंस के लिए विथ आंसर राइटिंग। एक 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और बात की जाए ये 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 16 मार्च से आपको जो 100 डेज रिवीजन 2021 का जो एमपी प्रीलिम होना है उसमें बात की जाए तो आपको हिंदी मीडियम 16 मार्च से और
MPPSC मेंस पेपर 5 और 6 के लिए आंसर राइटिंग ये 19 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और 8 मंथ का फाउंडेशन बैच आप MPPSC प्रीलिम और मेंस के लिए आप विद आंसर राइटिंग, तो ये 23 मार्च से होगा स्टार्ट, इससे आप ज्वाइन कर पाओगे। और 100 डेज रिवीजन करना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो ये 30 मार्च से स्टार्ट होने वाला। तो जो भी आप प्रिपेयर करते हो ले सकते हो। इसको आपको करना क्या है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये 24 12 6 3 मंथ के अलग अलग जो है वो यहाँ पर प्राइस दिए हुए हैं, लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है। आपको कोड लेना है GE10 जैसे ही आप यूज करोगे तो आपको सीधा सीधा 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आप खरीद सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाओगे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में काफ़ी भर्तियां निकाली जाएंगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इलेक्शन पर बेस्ड रहेगा, और सरकार जितने भी नेता होते हैं वो इलेक्शन के पहले ही जो है निकालते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है, यानी अध्यादेश जारी किया जाता है? राज्यपाल, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो 213 आर्टिकल 213 के तहत जो है वो राज्यपाल है, यह अध्यादेश जारी करता है। वहीं अगर आपसे राष्ट्रपति का पूछा जाए तो 123, राष्ट्रपति का पूछा जाए तो 123 जो है वो 123 के तहत जो है वो अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की दोनों ही की जो आयु रहती है वो कितनी रहती है? 35 वर्ष, मिनिमम जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, एंड इसमें जो राष्ट्रपति होता है उसका आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 52 से लेकर 62 होता है, जिसमें 61 में जो है वो राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट किया जाता है। ठीक है, और वहीं बात की जाए आर्टिकल 72 में जो है वो राष्ट्रपति जो है वो उसमें क्षमा दान की शक्ति होती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, और नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो की जाती है। तो इन सबको याद रखना है। राज्यपाल का आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए तो 153, ठीक है, 153 जो है वो राज्यपाल होता है। अभी मध्य प्रदेश के कौन है? मध्य प्रदेश के जो है वो मंगू छगन भाई पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर हैं। पहले कौन थे? फर्स्ट गवर्नर पटवा सीता रमैया। तो इन्हें भी आपको याद रखना है, करंट के और फर्स्ट के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना, या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत, और ये आया था 1946 में। ठीक है, 1946 के तहत जो है वो कैबिनेट मिशन में जो है वो संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्रिप्स मिशन आपसे पूछा जाए तो ये 1942 में, और माउंट बेटन जो है वो 3 जून 1947 में जो है वो आया था। तो इन सबको याद रखना है। मैं आपको और चीज़ें एक बार जैसे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, 1909 में मॉर्लो मिंटो आया था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था, और 1919 में रोल एक्ट आ गया था। 1919 में ही जो है वो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1919 में जो है वो माउंट वेंगुचैन फोर्ट आया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1922 में चोरा चौरी कांड, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, 1928 में जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था, 1930 में जो है वो सविनय विज्ञान आंदोलन हुआ था, और 1930 में ही जो है वो गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1932 में जो है वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इन सबको आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पेरियार एलिफेंट रिवर जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तमिलनाडु, केरल, गोवा या आंध्र प्रदेश? तो पेरियार आपको रिवर पता होगा, तो जो केरल में बहती है तो पेरियार ही के नाम पे जो है वो रखा गया है, पेरियार एलिफेंट रिवर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में जो है वो देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मैं कुछ आपको और बता दूं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, ये तो एलिफेंट रिवर हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेरियार रिवर जो है वो आपको वहीं पर देखने को मिलती है केरल में। ठीक है, केरल में जो है वो देखने को मिलती है। जो मालाबार तट है, मालाबार तट किसको कहा जाता है? जो केरल वाला क्षेत्र है, दरअसल तटीय वाला क्षेत्र है, उसी को जो है वो मालाबार तट कहा जाता है। तो इसे भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाम दफा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये किसी न किसी में आपको पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ और जो है वो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि गिर नेशनल पार्क जो है वो काफ़ी पूछा जाता है, गुजरात में है। और गिर नेशनल पार्क तो अभी जो है वो शिक्षक की भर्ती चल रही है, उसमें जो है वो पूछा भी गया था। ठीक है, रणथंभौर हो गया राजस्थान में, बांदीपुर हो गया कर्नाटक में देखने को मिलेगा, जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि यूपी में उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, और इसका नाम बदल के जो है वो क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, काजीरंगा हो गया असम में देखने को मिलेगा, काबुल लाम नेशनल पार्क जो कि एकमात्र नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पर देखने को मिलेगा, मणिपुर में देखने को मिलेगा। दुधवा नेशनल पार्क होगा यूपी में देखने को मिलेगा, इंद्रवती होगा छत्रपति में देखने को मिलेगा, मुंदुमलाई देखने को मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो इन सबको आपको याद रखते हुए चलना है। काफ़ी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मध्य प्रदेश के तो आपको याद ही रखना ही है सभी के सभी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो नेशनल पार्क हो गए, अभयारण्य हो गए, वन हो गए, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1962, 1968, 1960 या 1964। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 में। ठीक है, 1968 में जो है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, उमरिया, जो उमरी वाला क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेगा। इस से संबंधित मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नदी बहती है वो चरण गंगा के नाम से जानती है, चरण गंगा नदी बहती है इसी में। ठीक है, 32 पहाड़ियों से जो है ये घिरा हुआ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो बाघ हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व तो यहीं पर देखा जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश के और भी नेशनल पार्क है, लेकिन बाघ का जो घनत्व आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, तो इनको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगर आपसे पहला पूछा जाए कि पहला नेशनल पार्क कौन था मध्य प्रदेश का, तो कान्हा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी। और इसको जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब किया गया था, 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, चांदनी ताप विद्युत परियोजना, ये किस जिले में देखने को मिलती है। खंडवा हो गया, बैतूल या बुरहानपुर या जबलपुर। तो चांदनी ताप विद्युत आपको देखने को मिलेगी बुरहानपुर में। बुरहानपुर जो है वो ये सबसे दक्षिणी जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसी को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर एक असीलगढ़ का किला है जो कि बुरहानपुर में ही आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो मध्य प्रदेश का ये जिला है, और सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे पूर्वी आपसे पूछ ले जाए तो सिंगरौली है, पश्चिमी आपसे पूछ ले जाए तो अलीराजपुर हो गया, और दक्षिणी हो गया बुरहानपुर, और उत्तरी हो गया आपको बात की जाए तो मुरैना जिला। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है। शिवपुरी, मंडला, जबलपुर या आपको देखने को मिलेगा या दतिया में। प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, मंडला में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मंडला में आपको देखने को मिलेगा। मंडला में आपको कान्हा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, यहाँ पर जो है वो अयस्क ज़्यादा काफ़ी पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीज हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं मंडला में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। चिन्नौर चावल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में जो है वो इसको क्या किया गया है, जीआई टैग में शामिल किया गया है, जीआई टैग में। ठीक है, तो ये बालाघाट में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बालाघाट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश, अच्छा ये हवाला हो चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय, ठीक है राष्ट्रीय होना चाहिए, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH3, NH44, NH12 या NH339B। देखिए मध्य प्रदेश का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है, राजकीय राजमार्ग नहीं पूछा गया है। एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है स्टेट हाईवे। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो भारत की दृष्टि से जो नेशनल हाईवे है वो है NH3, दूसरे नंबर पे आता है NH4। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है, तो ये है जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए NH3 दिया हुआ है, NH4 दिया हुआ है, दोनों ही दिए हुए हैं। तो पहले नंबर पर जो है वो NH3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन, NH4। देखिए भारत में NH3 NH4 ये लगा दो जो है वो नेशनल पार्क हैं। ठीक है, वो सॉरी नेशनल हाईवे हैं। पहले नंबर पर NH3 आता है, दूसरे नंबर पर जो है वो NH44 आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे भारत का कौन सा है, तो नेशनल हाईवे जो है वो NH339V, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब स्टेट की बात कर लेते हैं। स्टेट में अगर बात की जाए तो सबसे बिगेस्ट जो है वो स्टेट हाईवे कौन सा है, SH19। ठीक है, स्मॉलेस्ट पूछ लिया जाए तो SH39A। ठीक है, 39A। तो ये जो है वो आपको देखिए इसका डबल कर देना है, 19 दूनी 38 और प्लस एक करके नहीं ए कर देना है, और 339B कर देना है। यहाँ पर 39 है और एक 3 लगा देना है, तो 339B करके जो है वो भारत का हो जाएगा सबसे छोटा। तो इन सबको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में जो है वो नेशनल हाईवे कितने हैं, 22 गुजरते हैं, और स्टेट हाईवे पूछ लिया है तो 48 हैं। ठीक है, तो इनके नाम, इनकी संख्याएं भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। चंबल प्रोग्रेस वे, चंबल प्रोग्रेस वे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे। और बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ये ग्वालियर में इनका जन्म भी हुआ। तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और भी देखिए नाम, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, जो कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, तो इनका नाम बदल के कर दिया गया है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। तो ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा, याद रखना है इनको सभी को। अगला प्रश्न देखिए, छत्रसाज हवाई अड्डा ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, इंदौर, ग्वालियर, और बात की जाए रीवा या खजुराहो में। तो छत्रसाल होना चाहिए, साल हो गया, छत्रसाल जो है वो ये आपको खजुराहो में देखने को मिलेगा। खजुराहो ये छतरपुर में पड़ता है, और खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश के पर्यटन दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चंदेल वंश की जो है वो राजधानी रही खजुराहो, और चंदेल शासकों के द्वारा जहाँ पर जो है वो खजुराहो के मंदिरों को निर्माण कराया गया था 19 950 से 1050 ईस्वी के बीच में, और 10 से 11 से ईस्वी के बीच में। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो दोनों ही आप याद रखना है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर कदरिया महादेव का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। पंचायत शैली में ये निर्माण किया गया है इनको, खजुराहो के मंदिरों का, तो इनको भी आपको याद रखना है। और 1986 में जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले आपको बताना है। देखिए सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा शिशु अलीराजपुर में, और न्यूनतम आपसे पूछा जाए तो मुरैना में। तो दोनों ही याद रखना है, मुरैना जो है वो सबसे उत्तरी जिला है, और यहाँ पर जो है वो चंबल नदी देखने को मिलती है, जो कि मृदा अपरदन काफ़ी करती है। चंबल राष्ट्रीय जो पेरंड है आपको यहीं पर देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर किया, जबलपुर, इंदौर, दतिया या मंडला। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में जो है वो एशिया का सबसे बड़ा CNG बायो प्लांट, ठीक है, याद रखना है। और ये इंदौर में किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। CNG आपको देखने को मिलेगा, इसमें मीथेन गैस CH4 देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखना है इसको CNG। और रीवा में आपको सोलर प्लांट देखने को मिलेगा। ओमकारेश्वर चौथरा, यहाँ पर फ्लोटिंग जो है वो सोलर प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है, जो कि नर्मदा नदी पर है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश को कितने वनव्रत में विभाजित किया गया, 12, 13, 15 या 16। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16। 16 वनव्रत क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% भाग जो है वो क्षेत्र जो है वो तहत आता है, किसके, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के। ठीक है,
राज्य के कुल 52 जिले को जो है वो 16 वन क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, क्षेत्रीय वनों में, और 62 जो है वो क्षेत्रीय वन मंडल में बांटा गया है। ठीक है, तो 16 क्षेत्रीय वन व्रत हो गए और 62 जो है गए वो क्षेत्रीय वन मंडल हो गए। तो दोनों की ही जो है वो संख्या आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत भूमि पर है? 28.6%, 25.56%, 26 या 29.2%। इसका आंसर हो जाएगा 28.6%। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो जो मालवा का पठार है वो सबसे अधिक भूमि देखने को मिलता है। यह ज्वालामुखी लावा से निर्मित जो है वो ये पठार है। और जो उज्जैन हो गया, इंदौर वाला जो क्षेत्र हो गया, अगर मैं मध्य प्रदेश का ये डायग्राम जो है वो डोनेट करूँ तो ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा मालवा क्षेत्र है। इसमें जो है वो 28% भाग जो है वो आपको मालवा का क्षेत्र है। ये मध्य भारत का पठार हो गया जिसका 10% जो है वो देखने को मिलता है। ये बुंदेलखंड का हो गया जो कि 7.7% है। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार हो गया, ये 10% के करीबन है। बघेलखंड का पठार जो है वो ये 7% के करीबन है। नर्मदा सोन घाटी जो है वो 26% जो देखने को मिलेगा। और धूपगढ़ जो में सतपुड़ा महकाल पर्वत है जो है वो 11% देखने को मिलता है। तो इनके परसेंटेज आपको याद रखना है, सभी के यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में कौन सा लोहा अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है? भारत में पूछा गया है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सेरेटाइट या बात की जाए लिमोटाइट। तो लोहा अयस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये जो है वो आपको लोहा अयस्क देखने को मिलेंगे। ठीक है, अयस्क हैं। और भारत में जो है वो आपको हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोहा अयस्क जो है वो 4 तरह के देखने को मिलते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिलोटाइट। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइट है 70% भाग आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। हेमेटाइट की बात की जाए तो दूसरा सबसे अधिक जो सर्वाधिक अयस्क लोहा अयस्क जो है वो अच्छा माना जाता है वो मैग्नेटाइट को माना जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हेमेटाइट होता है, तीसरे नंबर पर लिमेटाइट और सिडेराइट। ठीक है, तो सबसे निम्न कोटि का जो मांगा जाता है वो सिडेराइट जो है वो लोहा अयस्क रहता है। और सबसे अधिक जो है वो हेमेटाइट यानी दूसरे नंबर का जो है वो यह लोहा अयस्क भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया है तो NH3, NH47, NH12 या NH78। तो NH12 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि भारत का अगर आपसे पूछ लिया तो पहले नंबर पर NH3 है, दूसरे नंबर पर जो है वो NH4 है। लेकिन अगर आपसे मध्य प्रदेश का पूछा है कि दूसरे सबसे बड़ा जो है वो NH12 है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, दोनों ही जो है वो डाटा याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? भोपाल, इंदौर, रायसेन या जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में। पहला आपको रायसेन में देखने को मिलता है, दूसरा आपको जो है वो इंदौर में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अनअकैडमी पर, और आपको जो है वो GE10 कोड यूज करना है। GE10 कोड यूज करोगे तो आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना। आप कुछ पूछना चाहते हो, आपको कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले आपके जितनी भी एग्जाम है यहाँ पर आपको अच्छे से प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी सिलेबस के अनुसार। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।